प्यारे बच्चों नमस्कार। जो है हम बिहार बोर्ड का इंटरमीडिएट क्लास 12 का बिहार बोर्ड का जो है सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस किए हैं। आज हम 3rd वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप उन 2 वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें डिटेल्स में बताया गया है कि जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स कैसे आते हैं। ठीक है, तो आज हम जो है क्वेश्चन 66 तक हमने कर लिए थे, उसके आगे के हम जो है डिस्कस करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 66 हो गया था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 जो हम ये करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 67 जो है 67 द मीन ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन ऑन थ्रोइंग ए डाई रिटर्न 3 ऑन 3 फेसेस, 2 ऑन 2 फेसेस एंड 5 ऑन 1 फेसेस। तो इसमें दिया गया है कि जो 1 नंबर है, एक डाई के फेस पर 1 लिखा गया है, वो 3 टाइम्स लिखा गया है। इसी तरह से जो 2 है वो 2 टाइम्स लिखा गया है, 2 टाइम्स लिखा गया है। ओके, 2 टाइम्स लिखा गया है। एंड 5 जो है वो 1 टाइम लिखा गया है, 5 जो है वो 1 टाइम लिखा गया है। तो अब जो हमें इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 1 जो है 3 टाइम्स है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 3/6 हो जाएगा। इस तरह से 2 का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। और इसका 5 जो है 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 का जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/6 है, 2 का प्रोबेबिलिटी 2/6 है, और 5 का प्रोबेबिलिटी जो है वो 5/6 है। अब हम इसका फाइंड करना है मीन, फाइंड द मीन। तो ये मीन का जो फॉर्मूला होता है उसमें देखो, इसमें x ये है और यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी x। तो नंबर्स कौन से हमारे पास है 1, 2 और ये 5 है। ठीक है, और 1 का प्रोबेबिलिटी है 3/6 और इसका प्रोबेबिलिटी है 2/6 और इसका है जो है 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें जो मीन निकालते हैं, मीन का जो फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ xi इंटू पी आई। ठीक है, मतलब कि हमें इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। इसको जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 को जो है 3/6 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड कर देंगे। तो 1 इंटू 3/6 एंड प्लस 2 इंटू 2/6 एंड प्लस 5 इंटू 1/6, इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3/6 एंड प्लस 4/6 एंड प्लस 5/6। इसको सॉल्व करो, कितना हो गया 7 एंड 7 प्लस 5 12/6 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो आपका 2 आएगा। तो अल्टीमेटली इसका जो आंसर है वो 2 होगा, 2। ठीक है, 2 आएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 68 करेंगे। 68 में जो है क्वेश्चन नंबर 68 जो है क्वेश्चन नंबर 68 जो है 68 नंबर। ओके, 68 नंबर। तो 68 में जो है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड्स इफ द नंबर ऑफ एसेस ऑब्टेन इज x देन द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 52 कार्ड्स है हमारे पास, उसमें से हमें 2 कार्ड्स निकालने हैं और 2 कार्ड्स किसके होने चाहिए, s के होने चाहिए, इक्के होने चाहिए। तो आपको पता है 52 कार्ड्स में 4 इक्के होते हैं, तो बाकी कितने इक्के रह गए, बाकी कितने कार्ड्स रह गए, 48 रह गए ना। तो हमें उसमें से 2 कार्ड निकालने हैं। तो 2 कार्ड निकालने हैं तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है कि एक भी कार्ड ना हो, एस का एक भी कार्ड ना हो सकता है कि एक कार्ड एस का हो, दूसरा कार्ड जो है वो दूसरा पत्ता हो। ठीक है, इसी तरह से तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों ही कार्ड एस हो। ठीक है, ये हो सकता है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो x है वो हो सकता है हमारा 0, 1, 2, ये हो सकता है। मतलब कि अगर x का वैल्यू हमारा 0 है, x का वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है कि नो s इज रॉन्ग। ठीक है, x हम यहाँ क्या है, गेटिंग s, ये चीज़ है। तो यहाँ पे px0 मतलब है गेटिंग नो s। तो यहाँ पे जो इसका प्रोबेबिलिटी होगा वो होगा, एक भी एस नहीं है तो बाकी जो 2 पत्ते होंगे बाकी दूसरे कार्ड से आएंगे। तो मतलब कि 48C2 हो जाएगा और यहाँ पे ये 52 टोटल कार्ड से 52C2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर x = 1 है, x = 1 का मतलब है कि एक एस होगा, एक एस होगा, एक दूसरा पत्ता होगा। ठीक है, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा 4C1, क्योंकि 4 एस है उसमें से एक निकला। उसके बाद यहाँ पे जो बाकी जो कार्ड है 48 है, उसमें से भी एक निकला, बाकी टोटल कितने हो गए 52C2, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से x = 2, मतलब कि दोनों एस, 2 पत्ते निकाले, दोनों ही एस हैं। तो यहाँ पे जो होगा वो 4C2/52C2 इस तरह से सॉल्व होगा। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो हम इसका जो है सॉल्यूशन आएगा
इसका सॉल्यूशन जो आएगा 188 अपॉन आप 188.221, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं नोटबुक में। इस तरह से इसका जो आंसर आएगा वो 32/221 आएगा, और इसका जो आंसर है वो आएगा 1/221, ठीक है। तो इसका ही प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अब हमें इसका फाइंड करना है EX एक्सपेक्टेशन। तो EX एक्सपेक्टेशन जो फाइंड करते हैं तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा यहाँ पे कि जब इसका x का वैल्यू x एंड PX, ठीक है, x एंड PX, तो x का वैल्यू 0 है, 1 है एंड देन 2 है। तो 0 है तो इसका वैल्यू कितना होगा 188/221 हो गया, और इसका वैल्यू है तो ये 32/221 हो गया, और ये जो है ये 1/221 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमें EX फाइंड करना है, मीन्स फाइंड करना है। तो मीन में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 0 × 188/221, ठीक है, एंड प्लस 1 × 32/221 एंड प्लस 2 × 1/221। फाइनली ये जो 0 हो जाएगा, ये आएगा 32/221 और ये प्लस 2/221, तो ये हो जाएगा 34/221। तो इसको फाइनली 17 से जो है डिवाइड कर दो, 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 2 जा और फिर ये 13 टाइम्स, तो इसका 2/13 इसका आंसर आएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 2/13, तो इसका आंसर जो है वो D होगा, ठीक है। इस तरह से फाइंड करना है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, आपको इसमें पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बिलो, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें भी जो है सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और यहाँ पे ये रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इसका मतलब है कि इसका जो सम होगा वो कितना होगा 1 होगा। तो कहने का मतलब है कि जो PX है, PX क्वेश्चन नंबर जो है 69, PX है वो कितना होगा, PX समेशन ऑफ PX इक्वल्स टू 1 होगा, मीन्स जो है 0.1 प्लस k प्लस 2k एंड प्लस 2k, ओके, एंड प्लस k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ओके, प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 4 5 और एक 6k प्लस 0.1 इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 6k इक्वल्स टू 1 माइनस 0.1 मीन्स 0.9, तो ये हो जाएगा k इक्वल्स टू 0.9/6, ओके, डेसिमल रिमूव करेंगे 0 हो जाएगा, 3 से काटो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 20 हो गया, तो 3 अपॉन कितना हो गया 3/20 हो गया, 3/20। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 3, ये हो जाएगा 15/10 मीन्स 1.5, कितना हो जाएगा ये 1.5 डिवाइड बाई 10 मीन्स 0.15, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो B इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो है 70, an uncontained 5 red and 2 black balls, an uncontained 5 red and 2 black balls, okay, an uncontained 5 red and 2 black balls, 2 balls are drawn randomly. If x is the number of black balls, then which of the following is not possible of x, ठीक है। तो उसमें बॉक्स में कितनी है 5 बॉल रेड हैं और 2 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। तो हमें उसमें से ब्लैक बॉल निकालनी है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी x की वैल्यू नहीं हो सकती, तो यहाँ पे x क्या है, 2 balls are drawn, if x is the number of balls black balls drawn, तो x क्या है नंबर ऑफ x जो है वो यहाँ क्या है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, क्वेश्चन नंबर 70, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स निकालनी है हमें, 2 बॉल निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या हो सकता है एक भी ब्लैक बॉल ना हो सकता है एक ब्लैक बॉल हो सकता है 2 ब्लैक बॉल हो, ठीक है। और जितनी बॉल्स निकालते हैं उतना ही मैक्सिमम लास्ट में ही आता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें जो है ये मैक्सिमम हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू जो है वो 3 नहीं होगा क्योंकि 3 बॉल हो ही नहीं सकती, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 में द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 10 हेड्स इन द टॉस ऑफ ए फेयर कॉइन 10 टाइम्स
10 टाइम्स। तो यहाँ पे कोई फेयर कॉइन 10 टाइम्स जो है टॉस किया गया, तो इसमें जो होगा वो 71 में यहाँ पे n कितना हो गया, कोई कॉइन कितनी बार फेंकेगा, 20 टाइम्स फेंकेगा, तो 20 हो गया। ओके, एंड गेटिंग एग्जैक्टली 10 हेड्स इन टॉस ऑफ ए फेयर कॉइन। ठीक है, एग्जैक्टली 10 हेड चाहिए हमको। तो यहाँ पे जो P है गेटिंग हेड मीन्स गेटिंग हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेडिंग आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ 1/2 है। इसी तरह से जो गेटिंग हेड और Q क्या है, नॉट गेटिंग हेड, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस 1/2 जो है वो 1/2 हो जाएगा। तो इसको हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से लिखेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसका, ये होता है NCR और P पावर n और जो है Q पावर n-R, ये होता है। ठीक है, तो ये जो है NCR टोटल कितनी बार फेंका गया, उसको 10 बार फेंका गया। प्रोबेबिलिटी फेंकिंग टॉस अ कॉइन 10 टाइम्स। ठीक है, तो 10 बार फेंका गया है ना, और उसमें से जो है 10 हेड्स, 10 बार हम उसको सिलेक्ट करने हैं, तो 10 हो जाएगा। अब P मीन्स गेटिंग हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 और उसका पावर कितना हो जाएगा 10 टाइम्स, और Q आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, और ये n-R मीन्स 10 मतलब 0। तो कहने का मतलब है कि 10 और 1/2 पावर 10, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर ये जो है 10 ये होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 72, क्वेश्चन नंबर 72 इफ PA एंड PB एंड PA यूनियन B दे रखा है 8/11, तो PA इंटरसेक्शन B फाइंड करना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे PA इंटरसेक्शन B, ये तो सिंपल फॉर्मूला है, तो PA इंटरसेक्शन B जो है A यूनियन B जो है वो दे रखा है 8/11। ठीक है, तो P यूनियन B किसके बराबर होता है, PA प्लस PB एन माइनस PA इंटरसेक्शन B और 8/11। ठीक है, तो PA क्या है, PA है अपना 5/11 है, और ये जो है वो 6/11 है, और माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये आपको फाइंड करना है। तो 8/11 हो गया, सॉल्व कर दो इसको। PA इंटरसेक्शन B, तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये 5/11, ये हो जाएगा आपका 11 माइनस 11/11 हो गया, 11/11 हो गया, माइनस 8/11 हो गया, तो मतलब कि 3/11 हो जाएगा। ठीक है, 3/11 हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो 3/11 इसका आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 जो है, इफ PA यूनियन B यूनियन इंटरसेक्शन दे रखा है इसमें, और PA दे रखा है, तो PB फाइंड करना। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे इसमें, सेम फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, सेम फार्मूला अप्लाई होगा इसी फार्मूले के अंदर। तो यहाँ पे जो है आप लिखेंगे इसको, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 में PA 12/13 है, 12/31 है ना, और PB आपको फाइंड करना है, PB, और यहाँ पे PA इंटरसेक्शन B 7/31 है। ओके, एंड यूनियन किसके बराबर है, यूनियन जो है 7/31 जो है यूनियन के बराबर है, और जो है ये जो है 24/31 इंटरसेक्शन के बराबर है, और 7/31 जो है वो यूनिट के बराबर है। तो इसको सॉल्व कर दो, PB कितना हो जाएगा, ये सॉल्व कर देंगे इसको, तो ये 7/31 हो जाएगा, तो ये 7 + 24 हो जाएगा, और इधर से -12 हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे इसको, तो ये 24 6 31 31 - 12/31, तो कितना हो गया 11 9 और ये 19/31, तो 19/31 इसका आंसर आ जाएगा। तो 19/31 इसका आंसर ये होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 करेंगे। तो इसमें ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसमें PA इंटरसेक्शन B जो है 4/13 दे रखा है, और PB 9/13, तो PA/B, आपको PA/B फाइंड करना है। तो PA/B किसके बराबर होता है, PA इंटरसेक्शन B/PB इसके बराबर होता है। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो PA इंटरसेक्शन B 4/13
4/13 हो जाएगा, और पी भी किसके बराबर है 9/13, तो ये फाइनली आंसर जो है वो 4/9 हो जाएगा। तो इसका 4/9 आंसर आएगा। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट 75 नंबर, दो स्वतंत्र for two independent events A and B when PF is not equals to 0 then PE/F बताना है आपको। तो यहाँ पे PE/F E/F ये भी आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो ये किसके बराबर होता है, PE/F डिवाइड बाई PF इसके बराबर होता है। और जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता है उस केस में ये आपका PE/PF के बराबर आ जाता है, इंटू PF के बराबर आ जाता है, PF ये बाई PF हो जाएगा। मतलब कि PE/F जो है वो किसके बराबर होता है, PE/PF के बराबर हो जाता है। तो फाइनली PF से PF कैंसिल हो जाएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, PE के बराबर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है PE फर्स्ट होगा। ठीक है, उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स आपको ये बताना है। टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये PE/PF के बराबर होता है, स्टैंडर्ड है ये तो। ठीक है, उसके बाद 77 इसमें जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सो क्वेश्चन नंबर 77 में जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे IJ और ये K, IJK, तो 314 एंड 1 -1 एंड 1, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1 -4 प्लस 4 हो जाएगा, एंड -J इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 3 - 4 हो जाएगा, एंड प्लस K सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये जो है -3 एंड -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5I कैप और माइनस प्लस J कैप हो जाएगा, और ये आपका -4K कैप हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है आपको, मैग्नीट्यूड के लिए 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड प्लस 4 स्क्वायर ये हो जाएगा। तो 4 5 25 प्लस 1 प्लस 16 कितना हो गया, ये हो गया 6 11 12 12 और 4 42, तो ये 42 स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, उसके बाद 78 नंबर में IJK, इसमें जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट है। इसमें होता क्या है कि अगर ये I लिखा है, ये J लिखा है, J और ये K, ठीक है, तो इसमें अगर हमें I क्रॉस J फाइंड करना है तो I क्रॉस J जो है ऑर्डर में I क्रॉस J K के बराबर होगा। ठीक है, हमेशा I J और ये K ऑर्डर में चलता है। इसी तरह से J ऑर्डर K फाइंड करना है तो ये I के बराबर हो जाएगा, है ना। और अगर I इंटू K फाइंड करना है तो I इंटू K मीन्स दिस, ऑर्डर क्या होगा, उल्टा हो गया, I इंटू K फाइंड करना है, इस ऑर्डर में फाइंड करना है, तो ये -J के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड करनी है J इंटू K, तो J इंटू K I के बराबर होगा, कहने का मतलब हो जाएगा कि I इंटू I, है ना, और ये प्लस J इंटू J और ये प्लस K इंटू K, ये हो जाएगा। तो ये I.I 1 के बराबर होता है, डॉट प्रोडक्ट है, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो अल्टीमेटली 3 के बराबर हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 3 आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 is if XIJK be the unit vector then the value of X is, तो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो इसमें यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे X ये लिखा है, कोई वेक्टर A दे रखा है यहाँ पे, X I कैप Y कैप J कैप और ये K कैप ये लिखा हुआ है। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, XI कैप प्लस YJ कैप और YJ कैप प्लस XK कैप, ये हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है कि इसकी मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। तो ये 3x स्क्वायर हो गया और ये 1 हो जाएगा, तो x स्क्वायर किसके बराबर, 1/3 के बराबर हो गया, तो x जो है वो ±1/√3 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये है ±1/√3, तो x की वैल्यू ये हो जाएगी।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 में ए एंड बी आर पैरेलल। तो अगर ए और बी पैरेलल हैं तो क्या होगा, ए और बी जब पैरेलल होती हैं तब उस केस में उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ होती है, समांतर होता है। तो उस केस में जो है इसका आंसर ये होगा। ठीक है, बी हो जाए, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ए क्रॉस बी जो है वो 0 हो जाएगा। उसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स। नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स मतलब ये होती हैं x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसकी वजह से ही जो फिजिबल रीजन होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स आर दिस। ओके, बाद नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल्स टू 3x प्लस 11y इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 83, इसको सॉल्व करना है तो सिंपल है, 91 माइनस 77, तो 77 सॉल्व कर देंगे तो 87 3, ठीक है, 81 माइनस 77 तो कितना हो गया 80, 4 आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो 4 वैल्यू हो जाएगी इसकी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 में द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z सब्जेक्ट टू दी कंस्टेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 84 में जो है सॉल्व करेंगे तो z क्या दे रखा है, z दे रखा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन 5x प्लस 7y। ओके, एंड कंस्टेंट्स आर x प्लस y इक्वल्स टू 4 एंड x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, तो एक बार इसकी x की वैल्यू 0 ले लेंगे तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये मान के चलो ये 4 0 है और ये जो है 0 4 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। अब इसका फिजिबल रीजन फाइंड करेंगे। फिजिबल रीजन के लिए आप इसमें जो है एक बार 0 0 जो है आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। जब 0 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, ये ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 4, इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे आप x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4, तो x 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 4 हो गया, 0 लेस देन इक्वल्स टू 4, ये ट्रू है। इसका मतलब है कि हमने जो पॉइंट माना था, पॉइंट कहाँ माना था, ये वाला माना था, और ये पॉइंट कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। तो फिजिबल रीजन जो है हमारा इधर ही होगा, तो हमारा जो फिजिबल रीजन हो जाएगा वो हमारा ये वाला होगा, ये वाला हमारा फिजिबल रीजन होगा। ठीक है, तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं, इसके कॉर्नर पॉइंट देखो, एक तो ये कॉर्नर पॉइंट है, एक कॉर्नर पॉइंट मान के चलो ए है ये, तो ये 0 0 हो गया ओरिजिन। इसका दूसरा पॉइंट ये आप क्या हो गया 4 0 हो गया, तीसरा पॉइंट क्या हो गया 0 4 हो गया। तो यहाँ पे टेबल बना लेंगे, यहाँ पे ए बी और ये सी, मान के ए 0 0 पॉइंट हो गया, बी आपका 4 0 हो गया और सी आपका 0 4 हो गया। तो इस पर हम जो है जेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जेड क्या है हमारा 5x प्लस 7y। तो जब ये वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 0 हो गया है ना। तो इस तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 एंड प्लस 7 इंटू 0 कितना हो गया 20 हो गया, और ये हो जाएगा 5 इंटू 0 एंड प्लस 7 इंटू 4 इक्वल्स टू कितना होगा 28। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर है 28 है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 28 है और किस पॉइंट पर है 0 4 पर है। ठीक है, तो इसका आंसर ये आंसर आएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 85 में जो है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स, द सेम क्वेश्चन है, सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स है, सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स। तो इसमें 86 क्वेश्चन नंबर 86, तो 86 में 2x प्लस 3y इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू 6 एंड x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, ये होगा। तो इसको प्लॉट करेंगे तो एक बार x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो इसको प्लॉट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है एक बार 3 0 यहाँ पे आएगी, दूसरी जो है 0 2 यहाँ पे आएगी। और लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें, यहाँ पे इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन आ जाएगी। तो अब इसमें हम एक पॉइंट ले लेंगे जो लाइन के ऊपर ना हो, मान के चलो मैं 0 0 कंसिडर कर लिया, इसको हम जो है लाइन के ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये 2x प्लस 3y
लेस देन इक्वल्स टू 6, तो 0 + 0 हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 6, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 6 जो कि ट्रू है। इसका मतलब है कि हमारा जो फिजिबल रीजन है वो इस तरह होगा, और जिस तरफ ने पॉइंट कंसीडर किया है, तो हमारा फिजिबल रीजन ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी भी सेम पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। तो मान के चलो ए पॉइंट्स है इसका ये है, बी पॉइंट ये है और सी पॉइंट ये है। तो ए पॉइंट क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, और बी पॉइंट हमारा जो है वो 3 0 हो गया, और सी पॉइंट जो है वो क्या हो गया 0 2 हो गया। तो यहाँ पे जो जेड है, जेड क्या है 2x, जेड जो है वो है हमारा यहाँ पे ये है, ये 5x + 7y, 5x + 7y, 5x + 7y, 5x + 7y। ओके, 84 क्वेश्चन 7y x + 4, सेम क्वेश्चन तो है ये। अच्छा, ये लेस देन इक्वल टू 2 है, लेस देन इक्वल टू 2 है, सॉरी यहाँ 2 हो गया, 2 होगा यहाँ पे। तो ये जो है x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3। ठीक है, एक सेकेंड इसको दोबारा करके देखते हैं। तो 86 नंबर जो है 86 नंबर जो है 2x, हाँ ठीक तो था, 2x + 3y लेस देन इक्वल्स टू 6 ये है, और z जो है वो कितना है 5x + 7y हो गया। तो x की वैल्यू जब 0 होगी तब y की वैल्यू जो है 2 हो जाएगी। ठीक था, y और y की वैल्यू जो है जब 0 होगी तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी। सही था। तो ये जो है 3 0 हो जाएगी, और ये जो है आपका 0 2 हो जाएगा। ठीक है, ये फिजिबल रीजन आपका ये रहेगा, इसमें 0 0 कंसिडर करेंगे, मैंने आपको करके बताया वो सही था। ठीक है, तो ये हमारा ए पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट था 0 0 था। ठीक है, ए पॉइंट जो है 0 0 था, और बी पॉइंट जो है कितना था वो 3 0 था, और सी पॉइंट कितना है 0 2 है। तो यहाँ जेड की वैल्यू फाइंड करो, जेड की वैल्यू इस केस में 0 हो जाएगी, इसको इस केस में जो आपका 15 आ जाएगा, और इस केस में आपका जो है 14 आ जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो न्यूनतम पूछी है, कम से कम वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, इसका 0 आंसर आएगा। ओके, 0 आएगा। ओके, तो मिनिमम वैल्यू पूछी है इसमें। उसके बाद 87 नंबर पूछा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स। तो सेम क्वेश्चन है 87 नंबर 87। तो इसमें जो है 87 में जेड जो है आपका 4x - 5y है, और कंस्टेंट 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 24 है। तो x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 होगी, जब y की वैल्यू 0 होगी तब x की वैल्यू जो है आपकी 12 आएगी। तो इसको हम प्लॉट करेंगे तो ये अल्टीमेटली यहाँ पे 12 0 हो जाएगा, और ये दूसरा पॉइंट 6 0 हो जाएगा, मान के चलो 0 6 हो जाएगा। तो हम इसको प्लॉट करेंगे ऐसे। तो इसका जो फिजिबल रीजन होगा, हम ओरिजिन जो है यहाँ पे 0 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो उस केस में ये 0 लेस देन इक्वल्स टू 24 हो जाएगा, जो कि ट्रू है। तो फिजिबल रीजन हमारा ये वाला होगा, इधर का फिजिबल रीजन हमारा ये वाला हो जाएगा, ये वाला फिजिबल रीजन ये होगा। तो इस केस में भी जो हमारा ए पॉइंट है वो 0 0 हो गया, बी पॉइंट है हमारा ये 12 0 हो गया, मतलब बी 12 0 हो गया, और सी पॉइंट हमारा जो है वो 0 6 हो गया। तब ए बी और सी, ए हमारा 0 0 है, इस पे वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बी पे हम फाइंड करेंगे 12 0 पे, 12 0 पे क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी 60 बार चौक 48 48 हो जाएगी, 48 हो जाएगी। इसी तरह से सी पे जो है वो 0 6 हो जाएगी, तो 6 पे जो है वो -30 हो जाएगी, -30। तो इसमें पूछा गया है कि मिनिमम वैल्यू फाइंड करते, मिनिमम वैल्यू जो है -30 होगी। ठीक है, ये आएगा इसका आंसर। उसके बाद 88 में जो है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स। तो सेम क्वेश्चन है ये सब। तो इसमें जो है जेड दे रखा है, यहाँ पे जेड जो है -7x दे रखा है, -8y, एंड कंस्टेंट इज x + y लेस देन इक्वल्स टू 11। तो यहाँ भी सेम है, जब x की वैल्यू हम मान के चलो 0 मानते हैं तो y की वैल्यू 11 आ जाएगी, और जब y की वैल्यू 0 मानते हैं तो x की वैल्यू 11 हो जाएगी। तो कहने का मतलब इस ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा, ऐसे।
ठीक है। ये मान के चलो 11 0 है और ये भी मान के चलो ये 0 11 है। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स आपके ये हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा। तो ए मान के चलो आपका कॉर्नर पॉइंट 0 0 हो गया और बी पॉइंट ये है और सी पॉइंट ये है। तो यहाँ पे ए पॉइंट हमारा हो गया, ए पॉइंट हो गया 0 0 और बी पॉइंट हो गया क्या 11 0 और सी पॉइंट हो गया हमारा 0 11। तो 0 0 मतलब कि इस केस में जो वैल्यू होगी ये 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम 7 इंटू -7 इंटू 0 -8 इंटू 0 सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगी। इस केस में आपका ये 11 -77 हो जाएगा। इस केस में जो है 11 -88 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मिनिमम वैल्यू का मतलब हो गया कि -88 हो गया और किस पॉइंट पर है 0 11 पर है, तो -88 इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 89 नंबर, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मीन्स 2 - 0 स्क्वायर एंड प्लस 4 - 0 स्क्वायर प्लस 6 - 0 स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 + 16 एंड प्लस 36 40 56 हो जाएगा, √56। ठीक है, तो √56 का मतलब हो गया 2√14 इसका ये होगा 2√14। ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 जो है वो दो डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स, अगर दो पैरेलल प्लेन्स हैं, ठीक है, ये फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड प्लेन है मान के चलो, ठीक है, ये फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड प्लेन है, तो इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है d। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है, अगर इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हम मान के चलें कि ax प्लस by प्लस c है ना, c इक्वल्स टू d1, और इसका जो इक्वेशन है मान के चलें ax प्लस by एंड प्लस cz इक्वल्स टू d2, तब इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा d फाइंड करना है। उस केस में ये d1 माइनस d2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² एंड प्लस c², ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है ये, यहाँ पे देख रहे हो ना, तो यहाँ पे ये 4x ये दे रखा है, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 4 दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है ये 4x प्लस 3y प्लस 8z इक्वल्स टू 12 दे रखा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 2x प्लस 3y एंड प्लस 4z इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि ये इक्वेशन यहाँ पे सेम हो गई है, ठीक है, 4z सेम हो गई है। तो यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 4 - 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2² प्लस 3² एंड प्लस 4²। कहने का मतलब हो गया कि 2/4 प्लस 6 प्लस 16 है ना, 16 4 20 26, 2/√26 4 प्लस 9 सॉरी 9 आ गई, 9 प्लस 16 2/√29 हो जाएगा, 2/29 ये आंसर होगा। उसके बाद जो है 91 क्वेश्चन नंबर में साइन इनवर्स 1/√2 कब होता है। साइन इनवर्स जो है प्रिंसिपल वैल्यू इसकी 0 माइनस π/2 से लेके π/2 तक होती है, तो π/2 कब होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें जो है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2 ये दे रखा है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन y इक्वल्स टू कितना हो गया 1/√2। तो साइन के केस में 1/√2 कब होता है, जब π/4 होता है, 45 होता है, π/4 हो गया, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी होगी π/4, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ गया π/4 आ गया। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो π/4 होगा इस केस में जो है ये 92 वाले केस में, 92 में जो है ये आपका कॉट इनवर्स -1/√3 ये हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू, तो कॉट y इक्वल्स टू कितना हो गया 1/√3, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि tan y इक्वल्स टू कितना हो गया -√3, तो -√3, तो tan के केस में क्या हो जाएगा -tan √3 60 मतलब π/3,
ये हो गया। तो कहने का मतलब है कि -10 माइनस ऑफ 10 कैसे लिखेंगे, पाई माइनस पाई बाई 3 ऐसे करके लिखेंगे इसको। तो अल्टीमेटली जो है ये 10y इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3 ऐसे करके लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ जो ऐड शुगर टू कॉफ़ी के हिसाब से जो 10 होता है वो सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिखा जाता है, 2 पाई बाई 3 इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉट इनवर्स माइनस एक्स, इसका जो वैल्यू होगा ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। उसके बाद 94 में जो है अगर आप इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे, ये सेम क्वेश्चन 94 है जो मैंने पहले बताया था। तो इसमें 94 तो 94 में जो है मैट्रिक्स दे रखा है 4 4 4 6 4 6 7 3 -2 -9 -1 -8 और 2। तो आप इसमें देखो कि अगर मैं इसमें से सेकंड रो में से फर्स्ट वाली रो को मैं घटा दूं, सबट्रैक्ट कर दूं तो मुझे जो है वो ये वाली कॉलम मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूं तो ये 4 6 7 हो जाएगा, और ये सबट्रैक्ट करूँगा तो ये -1 3 -4 -1 मिलेगा, -2 -6 -8 मिलेगा, और 9 -7 करूँगा तो ये मेरे को 2 मिलेगा, है ना। तो ये -8 और 2, अब देख रहे हैं कि ये जो रोज है सेम है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू 0 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 में जो है 95 में जो है ये वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², तो ये जो है किसके बराबर होता है, 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है, ठीक है। हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। मान के चलो x का वैल्यू हमने पुट कर लिया tan थीटा पुट कर लिया, तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा हो जाएगा ये, और ये 1 + tan² थीटा हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स sin 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 3 2 कैंसिल हो गया, तो 2, अब यहाँ थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x आएगा। तो फाइनली 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है ये आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, तो वही है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स फाइंड करना है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स जो है वो है आपको फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स जो है वो cos थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, cos थीटा जो है a1 a2 + b1 b2 और प्लस c1 c2 अपॉन √ऑफ a1² + b1² एंड प्लस c1² के बराबर होता है। इस तरह से ये जो है a2² + b2² + c2² के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें जो एंगल्स फाइंड करेंगे ये हम 2 cos थीटा जो है a1 a2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 1 मतलब कि 2 हो गया, और 3 × -2 -6 हो गया, और यहाँ पे 4 × 1 कितना हो गया 4 हो गया, तो +4 हो गया। तो कहने का मतलब है कि इसका जो न्यूमरेटर है वो 0 हो गया, तो 0 हो गया तो cos थीटा जो है 0 आ गया, मतलब कि थीटा किस एंगल पे 0 होगा, π/2 पे। थीटा की वैल्यू यहाँ पे π/2 आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर जो है π/2 होगा, ठीक है। उसके बाद 97 में क्वेश्चन नंबर tan इनवर्स x tan इनवर्स y, ये डायरेक्टली आपका जो है ये tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद जो है द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियोज आर, इसके बीच में डायरेक्शन रेशियोज दे रखा है, उसके बीच में एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए 98 में तो आपके 1 1 2 एंड √3 एंड √3 - 1 √3 - √3 - 1, ओके।
एंड 4 ये दे रखा है। तो इसमें जो एंगल फाइंड करते हैं दो लाइन्स के बीच में, उसका फॉर्मूला होता है A1 A2 एंड प्लस B1 B2 एंड प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और डिवाइडेड बाई A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर एंड प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट A1 इंटू A2 मतलब कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 - 1 एंड माइनस √3 - 1। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्लस 4 मीन्स 8। तो ये से कैंसिल हो गया और ये 2 हो गया तो ये 6 बच गया। ठीक है, 6 हो गया, ये 6 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है स्क्वायर रूट इसको सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर मीन्स 1 + 1 + 4 कितना हो गया √6 हो गया। इसका वैल्यू √6 आएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है हमारा √3 - 1 स्क्वायर एंड प्लस माइनस √3 - 1 स्क्वायर इसका प्लस एंड प्लस 4 स्क्वायर ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये √3 स्क्वायर मीन्स 3 + 1 - 2√3 और यहाँ पे जो है ये √3 - 1। अल्टीमेटली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 + 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1 एंड प्लस 2√3। ठीक है, और ये प्लस 16 ये हो गया। तो कहने का मतलब ये इससे कैंसिल हो गया तो बाकी ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया और यहाँ पे 16 हो गया। 16 × 4 = 24 हो गया, 24 हो गया। तो ये cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू है इधर ये 6 अपॉन इसकी वैल्यू है √6 और ये है √24 है ना। तो ये फाइनली 6 हो गया, इसकी वैल्यू 6 आ गई, इसकी वैल्यू 6 आ गई। नेक्स्ट cos थीटा जो है 6 अपॉन √6 और √24 ये हो गया। तो ये 6 अपॉन √6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको 6 × 2 × 2 ऐसे करके लिखा जा सकता है ये। तो यहाँ पे ये पेयर बन गया तो 6 अपॉन 6 × 2 हो गया, अभी कैंसिल हो गया। तो cos थीटा कितना हो गया, cos थीटा हो गया आपका 1/2। 1/2 कब होता है, sin 30 और cos 60 मीन्स cos π/3 हो जाएगा। तो ये cos 60 तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे π/3 होगी, π/3 हो जाएगा, ये आंसर आएगा इसका। उसके बाद 99 नंबर में जो है द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ओके, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो यहाँ पे दे रखा है 3, 5, 7 और ये पॉइंट दे रखा है 2, 4, 9। तो हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दोनों पॉइंट से पास करती है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन होता है यहाँ पे, सबसे पहले इसकी डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर लेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो इसमें क्या होता है, x1 x2 - x1 एंड y2 - y1 और z2 - z1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज जो है वो कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 9 - 7। डिवाइड करो इसको तो ये हो जाएगा 3 - 2 या 2 - 3 बात एक ही होती है। ठीक है, तो ये 3 - 2 जो है ये 2 - 3 एंड 4 - 5 एंड 9 - 7 ये हो जाएगी। तो ये हो जाएगा -1 एंड 2 ये हो गया। अब इक्वेशन फाइंड करनी है तो इसका इक्वेशन जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है x - x1 अपॉन a। ठीक है, और y माइनस, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं x2 - x1 x2 - x1 इक्वल्स टू y - y1 अपॉन y2 - y1 और y1 और z2 - z1 अपॉन z-1 अपॉन z2 - z1 ये होता है। तो अल्टीमेटली जो इक्वेशन हो जाएगा इसका हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा x - x1। ये पॉइंट क्या है, कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, चाहे ये हो सकता है, चाहे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई से भी हो सकता है। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे x - 3 ओके, y - 5 और z - 7।
डिवाइडेड बाई डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियोज क्या है, -1 एंड 2। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका x -2 -4 -4 2 4 9। तो यहाँ पे जो है ये वाले पॉइंट्स की जगह हम जो है ये वाले पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा इसका जो आंसर होगा B हो जाएगा। ठीक है, Z -4 ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 100 जो है 100 नंबर 100 में इसमें जो है सेम क्वेश्चन है। इसमें इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो ये मेरा ये बन जाएगा, या मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं। ठीक है, इसमें ये इसको ऐड कर दूं। तो इसमें अगर हम ऑपरेट कर दें कि सेकंड रो से फर्स्ट रो को घटा दें, सेकंड रो से फर्स्ट रो को घटा दें, सेकंड रो से फर्स्ट रो को घटा दें, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 2002 हो जाएगा, ये 2003 हो जाएगा, और ये 2004 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बन जाएगा, 3 5 13, और ये 3 5 13 ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये भी यहाँ पे 0 वैल्यू आएगी इसकी यहाँ पे। ठीक है, तो हमने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर लिए हैं, एक एक क्वेश्चन का डिटेल आंसर बताया है। ठीक है, तो आप जरूर देखिए, आपको जरूर फ़ायदा होगा इसका। और आगे अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, जरूर हमें सेंड करें। ठीक है, और हमारे चैनल मैथमेटिक्स मास्टर क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, बाकी जो सब्जेक्टिव हैं उनका आंसर भी आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर्ली सॉल्यूशन आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।